हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। तो भाई कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। क्या पढ़ा था भैया? आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो मैंने आपको लास्ट में जब हमारा वीडियो या हमारी जो ये क्लास खत्म हुई थी उस समय मैंने आपको कहा था कि एक मैंने खास लाइन बताई थी कि वस्तुएं आवेशित क्यों होती है, उसके लिए कि अगर हम किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तब तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी, और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाल दे तो वस्तु हो जाएगी ऋणावेशित। ये देखो कैसे होता है, एक बार संक्षिप्त में थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। हम जानते हैं परमाणु के अंदर होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन का जो होता है द्रव्यमान वो होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इसका जो चार्ज होता है मतलब आवेश वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद रखना है। इसके लिए मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इसका जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है आपके माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो प्रोटॉन होता है वो 10,000 गुना ज़्यादा भारी है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि आवेश दोनों का बराबर है परिमाण में। प्रकृति में अपोजिट है लेकिन परिमाण में दोनों पे आवेश क्या है, बराबर है। तो यहीं से बाद में हमने ये देखा कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे, आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आज उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि देखो भैया इस पूरा चैप्टर के अंदर अगर आपने ये जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ ये अगर ढंग से समझ लेना तो फिर पूरे चैप्टर की कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी वो यार ना आपको ये गहराई से पढ़ाई जाए वो सारी समझ में आएगी, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। इसमें ये इसकी रीड है, आप ये मान लो चैप्टर के आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ये समझना बेहद ज़रूरी है। और इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं छोटी मोटी सारी चीज़ें, आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। देखो भाई इसके अंदर है ना, एक मैंने आपको ये कहा था कि जब हम हाथों को आपस में स्पर्श करवाते हैं ना, इस प्रकार इस टाइप से हाथों को स्पर्श करवाते हैं, इस टाइप से जब हम अपने हाथों को स्पर्श करवाते हैं तो एनर्जी उत्पन्न होती है। अब इसको कैसे समझे, क्यों होती है कैसे नहीं होती, क्योंकि 11वीं में कईयों ने इस टॉपिक को पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर देखो तीन चीज़ें होती है, एक तो होता है भैया कार्य, एक होती है ऊर्जा, और एक होती है ऊष्मा। ध्यान से समझना इस चीज़ को। कार्य जिसको हम कहते हैं वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर के अंदर आता है, एनर्जी भी इसी के अंदर आती है, और एक होती है आपकी हीट। देखो ये तीन चीजें आपके पास है ना, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा। ये तीन शब्द आपने फिजिक्स में अक्सर देखे होंगे, 11वीं में नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या मैं अभी जो भी बताऊंगा वो आपके लिए पर्याप्त होगा इसमें, है ना। कार्य की वजह से वो आपको ये फॉर्मूला वगैरह आता है तो उसमें कोई भी आपकी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, क्या आपने फिजिक्स में तीनों नाम आपने चाहे किसी भी टॉपिक के अंदर देखो, चाहे किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल के अंदर देखो, आपने इसके बारे में देखा होगा, है ना। तो जब आप इन तीनों चीज़ों के बारे में देखते हो क्या आपके दिमाग में सवाल नहीं आता कि तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है तीनों के अंदर? तो भैया एक परिमेय है, कार्य, ऊर्जा, परिमेय। कार्य का मतलब क्या है वास्तव में? कार्य का मतलब ये होता है कि यानी किसी भी वस्तु पर जब हम बल लगाकर या किसी भी वस्तु पर जब हम ये बल लगाते हैं तो वो वस्तु गति करने लगती है, तो उसको गति कराने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए या जहाँ तक उसको गति कराई उस समय तक यानी जितनी ऊर्जा चाहिए या जितनी ऊर्जा किसी सोर्स को देनी पड़ती है उसको, मतलब कोई भी स्रोत, जैसे आप धक्का लगा रहे हो तो आप थक गए, तो जितना आप थके उतना आपने कार्य कर दिया, है ना। और वो जो ऊर्जा आपकी जो ऊर्जा गई वो वस्तु की ऊर्जा के रूप में बदल गई, और वो ऊर्जा ही कार्य के बराबर होती है। मतलब एक परिमेय होती है कार्य, ऊर्जा, परिमेय। वो कार्य, ऊर्जा, परिमेय क्या कहती है कि कार्य और ऊर्जा आपस में बराबर है भैया, कार्य और ऊर्जा, है ना। वास्तव में ये ऊर्जा में परिवर्तन होता है, लेकिन आप नॉर्मली ऐसा समझने के लिए मान सकते हो कि कार्य और ऊर्जा आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है। वास्तव में गतिज ऊर्जा के तौर पे ज़्यादातर देखा जाता है। तो आप इसे क्या समझे कि कार्य और ऊर्जा में क्या डिफरेंस है, तो और इन दोनों को हम किस प्रकार आपस में कंबाइन कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये कार्य, ऊर्जा, परिमेय से। तो कार्य, ऊर्जा, परिमेय में ये बताती है कि कार्य और ऊर्जा आपस में बराबर है,
मतलब ये दोनों आपस में बराबर है तो इनके मात्रक बराबर, इनकी विमाएँ बराबर, इनके फॉर्मूले बराबर, सब कुछ बराबर। क्या ये चीज़ समझ गए? अब देखो, अब बाद में कई वैज्ञानिकों ने ऊष्मा के बारे में भैया बात की और ये कई थ्योरीज निकल के आई। अब ऊष्मा और ऊर्जा में कैसे संबंध स्थापित किया जाए, तो इसके लिए एक वैज्ञानिक आए जूल। क्या नाम था वैज्ञानिक का? वैज्ञानिक का नाम था भैया जूल, है ना, जूल। तो जूल वैज्ञानिक ने अपना एक नियम दिया ऊर्जा और ऊष्मा का, या कार्य और ऊष्मा का। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने हाथों को ऐसे रगड़ते हो, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आपको ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं, हाथों को जब आप ऐसे रगड़ते हो तो अगर आपने W कार्य किया है, कितना कार्य किया है? W कार्य किया है, तो उस W में अगर आप J का भाग दे दो तो यही ऊष्मा होगी। अब J क्या है? J एक रूपांतरक गुणांक है, क्योंकि ये ऊर्जा और ऊष्मा में संबंध स्थापित करा, रूपांतरक गुणांक कहते हैं इसका। भी ये जितने भी ये जो वैल्यू वगैरह क्या होती है बता दूंगा। अब J की वास्तव में जो वैल्यू है ना, वो क्या होती है भैया? वो होती है 4.18, या इसको हम लिख सकते हैं 4.2। मात्रक क्या हो जाएगा? J को इधर भेजोगे तो जूल पर कैलोरी, ये इसका मात्रक होता है, जूल पर कैलोरी, ये इसका मात्रक होता है। क्या ये वाली चीज़ समझ में आई ना? इसको J से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? J से। तो जूल का तापन नियम क्या कहता है कि अगर आपने W कार्य किया तो मतलब जूल का नियम क्या बताता हमें कि ऊर्जा और ऊष्मा में क्या संबंध है कि नहीं? अब देखो, कार्य और ऊर्जा तो बराबर है, तो चाहे यहाँ W लिखो चाहे E लिखो, मतलब अगर आपने 10 जूल कार्य किया तो ऊष्मा कितनी उत्पन्न हुई? मैं आपसे पूछता हूँ, तो 10 में 4.2 का भाग दे दो ना। अरे ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? यही क्या है वास्तव में जूल का नियम है ना। अब देखो, ये जूल का तापन नियम नहीं, आपने वो पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, है ना। ये जूल का तापन नियम नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जो जितना भी वस्तुएं जो आवेशित होती है ना, इसमें सेम यही कॉन्सेप्ट काम करता है। ये देखो कैसे करता है, इसको थोड़ा सा आपको बताना आवश्यक था ताकि कुछ चीज़ें आपके दिमाग में इससे संबंधित क्लियर हो, है ना। वैसे समय समय पे मैं आपको बताता जाऊंगा। कोई भी टॉपिक अगर बीच में अगर आपको थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ समय खराब होने वाले जैसी कोई समस्या नहीं। वीडियो को हम 10 मिनट लंबा भी कर सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखो भैया, जब आप अपने हाथों को रगड़ते हो, या हम ये दार्शनिक थेल्स की बात करें तो जब उसने एम्बर की छड़ को जब ऊन के कपड़े से रगड़ा तो क्या हुआ सोचो। तो वास्तव में दोनों में घर्षण हुआ, घर्षण की वजह से कार्य हुआ और उस कार्य से ऊष्मा उत्पन्न हुई। ऊष्मा कितनी उत्पन्न हुई? W/J। ये चीज़ बताओ समझ आए कि नहीं? जूल के नियम से ऊष्मा उत्पन्न हुई। उस ऊष्मा को पाकर जो इलेक्ट्रॉन थे, किसके? एम्बर की छड़ के या ऊन के? एक के, एम्बर की छड़ के ले लेते। उस ऊष्मा को पाकर एम्बर की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन निकल के ऊन के कपड़े में चले गए भैया। अरे किस में चले गए? ऊन के कपड़े में। तो ये जैसे ही ऊन के कपड़े में गए तो ऊन के कपड़े में तो हो गए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, मतलब ये हो गया ऋणावेशित, और इसमें हो गई इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब ये धनावेशित। ये चीज़ बताओ समझ आए कि नहीं? ये इसको ऊर्जा कहाँ से मिली? जब हाथों को हम रगड़ते हैं तो घर्षण होता है और घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जूल के नियम से होती है। और वो ऊष्मा जब किसी एक पदार्थ के परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को मिलती है, खासतौर से बाह्यतम कोष वाले, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो जिस पदार्थ से निकलते हैं वो तो धनावेशित हो जाता है, और जिसमें चले जाते हैं वो हो जाता है ऋणावेशित। क्या ये वाली चीज़ समझ आई कि नहीं आई? अब देखो, क्या ये वाली चीज़ समझ में आई आपके? अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि जब अगर किसी वस्तु को धनावेशित करना हो तो आप कैसे करोगे? यदि मैं आपसे पूछूँ तो अगर हमें किसी वस्तु को धनावेशित करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन हमें निकालने पड़ेंगे, और अगर वस्तु को ऋणावेशित करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं शुरुआत में जब वस्तु उदासीन होती है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर संख्या में होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गए, लेकिन पीछे कुछ प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए, और उनकी वजह से वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। और अगर किसी वस्तु में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दे तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, तो उस वस्तु में पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, लेकिन अब कुछ इलेक्ट्रॉन और डालने पर कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, और वस्तु कैसी हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है?
ऋणावेशित हो जाती है। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो वाकई में ये बहुत ही शानदार चीज़ है। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर अगर ध्यान से देखे तो आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं रहेगा। अभी तो बहुत कुछ है अभी जानने के लिए। अब बिल्कुल एकदम नॉर्मल से सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि हमने आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्यों पढ़ा, आवेश का प्रोटॉन सिद्धांत क्यों नहीं पढ़ा? क्या भाई ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन है तो मैं क्या करूँ, इलेक्ट्रॉन को ना निकालूँ, मैं प्रोटॉन को बाहर निकाल लूँ? या जैसे मान लो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ले लो इसमें, ये बताओ देखिए चीज़ क्या होगा इसके अंदर। पहली बात तो 2 प्रोटॉन है, कौन सा तत्व है ये तत्व है कौन सा भैया? अपने मन में विचार करो। ये तत्व है हीलियम। कौन सा तत्व है? हीलियम। हीलियम कैसे हुआ रे? हीलियम कैसे हुआ ये हीलियम ऐसे होगा कि ये जो परमाणु है ना, इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है और जिस भी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वो तत्व उतने ही नंबर पे आता है। जैसे 1 प्रोटॉन होगा तो 1 नंबर पे आएगा तो हाइड्रोजन होता है, 2 प्रोटॉन होंगे 2 नंबर पे हीलियम, 3 होंगे तो 3 नंबर पे लिथियम। आपको पता हो तो बचपन में हमें ये याद करवाए गए थे क्रम से 20 तक, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप से। तो उनका सभी का एक ये नंबर होता है। मैं कहूँ 11 प्रोटॉन है किसी तत्व के अंदर, ये बताओ कौन सा तत्व है? 11 प्रोटॉन है मतलब 11 नंबर पे आएगा तो सोडियम है। मैं कहूँ 12 है, मैं कहूँ 13 प्रोटॉन है तो एल्यूमिनियम होगा। कौन सा होगा? एल्यूमिनियम होगा, है ना। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें। मैं कहूँ टिन है तो 50 नंबर पे आता है मतलब 50 प्रोटॉन। मैं कहूँ सोना है तो 79 पे आता है तो मतलब 79 प्रोटॉन होंगे, है ना। तो ये हीलियम है भैया, क्या है? तो मेरा सवाल ये है कि हम आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ा और हमने ये देखा कि अगर हम किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकालें तो वस्तु धनावेशित और इलेक्ट्रॉन डाल दे तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो इसके साथ ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन अब की बार हमें इलेक्ट्रॉनों को नहीं छेड़ना है, प्रोटॉनों को छेड़ना है। प्रोटॉन को बाहर निकाल दो, ये देखो देखिए मैं एक प्रोटॉन को बाहर निकाल दूँ, यहाँ एक ही प्रोटॉन बचेगा। तो अब की बार प्रोटॉन तो एक ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए भैया। कितने हो गए? 2 हो गए। क्या ऐसे भी किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, थोड़ा सोचना विचारना, वीडियो को पॉज करना कि क्या हो सकता है। क्या प्रोटॉन को बाहर निकालकर वस्तु को आवेशित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? कुछ आपको कमेंट भी लिखना भैया, इससे आप एक्टिव रहोगे, है ना, और हमें भी पता चलता रहे कि ये लड़का वास्तव में पढ़ाई कर रहा है। क्या ये चीज़ समझे आप? तो ये आपको काम पक्का करना है। कमेंट बॉक्स में आपको हर चीज़ बीच बीच में लिखते रहना है। एक वीडियो में 10 कमेंट करने कम से कम, है ना। कुछ भी अगर पूछना करना हो छोटी मोटी चीज़ें तो वो आप उसके अंदर लिख सकते हो और कुछ समय बाद में हम लाइव वीडियो स्टार्ट कर देंगे, है ना। उसके अंदर हाथों हाथ कमेंट देख पाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर हीलियम, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया। क्या इस प्रकार से हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं? मैं कहता हूँ नहीं कर सकते भैया, कर ही नहीं सकते। ये मुश्किल या नामुमकिन नहीं है, कर ही नहीं सकते। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो प्रोटॉन होता है ना, वो परमाणु के नाभिक के अंदर बहुत ही प्रबल नाभिक के बल द्वारा बहुत ही प्रबलता से बंधा रहता है। आपको पता हो तो मैंने आपको 11th क्लास के अंदर 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स पढ़ाए थे। पहला उसके अंदर फोर्स क्या था? ये हमारे प्रबल नाभिक के बल, जो सबसे प्रबल था। आपको पता हो तो एक अनुपात लिखवाया था मैंने आपको, 10 की घात 38 अनुपात 10 की घात 36 अनुपात 10 की घात 25 अनुपात 10 की और 1। याद करो लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? ये था वो प्रबल नाभिक के बल। और ये विद्युत चुंबकीय बल, ये दुर्बल नाभिक के बल और ये गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब ये बल लगता है इनके बीच में, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? तो ये वाला जो फोर्स है ना, ये प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। ये इतना प्रबल बल है कि अगर हमारी पृथ्वी के कणों के बीच में लगने लग जाए ना, पृथ्वी के जितने भी कण हैं उन सब में अगर प्रबल नाभिक के बल अगर अचानक से उपस्थित हो जाए तो पृथ्वी पूरी दब करेगी, इतनी सी गेंद के समान हो जाएगी, इतनी हाथ में उठाने लायक, इतनी छोटी सी हो जाएगी। इतना भयंकर ताकतवर होता है, बहुत ही भयंकर ताकतवर। लेकिन इसकी एक कमी भी है, भगवान ने इसको भयंकर पावर दी है, लेकिन इसके साथ इसको बहुत बड़ी कमी भी दी कि ये 10 की घात -15 मीटर से अधिक दूरियों तक लागू नहीं होता है। और ये जो दूरी है ना, वो हमारे जीवन में ना के बराबर है, कोई मायने नहीं रखती। केवल इतनी सी दूरी तक ही ये फोर्स काम करता है, बाकी ये काम नहीं करता है। तो प्रोटॉन इसी के अंदर होते हैं और ये बल इनको बांधने का काम करता है। क्या इनको नाभिक के बल से आसानी से छुड़ाया जा सकता है क्या?
ये बहुत मुश्किल होता है भैया, है ना। और इसका खर्चा भी बहुत बैठता है। और मान लो आपने किसी तरीके से ज़्यादा एनर्जी दे दी, और ये ज़्यादा एनर्जी देने के बाद में प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया, मान लो ज़बरदस्ती कोई भी तरीका लगाकर। अब आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, अब आपने पूरी वस्तु का ही सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि अभी हीलियम नहीं रहा, अभी हाइड्रोजन बन चुका है। ध्यान से देखो, एक प्रोटॉन बाहर जाते ही पीछे प्रोटॉन तो एक ही बचा, तो जितने प्रोटॉन उतने नंबर पे, एक प्रोटॉन बचा तो एक नंबर पे, तो हाइड्रोजन है ही अभी। अब ये हीलियम नहीं है भैया, अभी हाइड्रोजन बन चुका है। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये उत्तेजित अवस्था में होगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपने आप ही बाहर फेंक देगा, बाहर जा। तो क्या फ़ायदा हुआ आपके एक प्रोटॉन बाहर निकालने का। तो इसे क्या समझे आप कि नाभिक में से प्रोटॉनों को हम आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते, और अगर निकाल दिया तो तत्व ही चेंज हो जाएगा, तत्व ही चेंज हो जाएगा। तो प्रोटॉनों के साथ छेड़छाड़ करना समझदारी नहीं है। केवल हम इलेक्ट्रॉनों को ही निकाल कर या फिर अधिकता में डालकर वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। क्या ये वाली चीज़ समझ में आई। और वस्तु को आवेशित करने का आपके पास कौन सा तरीका अभी तक एकमात्र केवल वो है घर्षण विधि। कौन सी विधि है भाई, आज तक चाहे वो विधि आपके यानी चाहे आपने काम में लिए हो बचपन में, स्केल को सूखे बालों में रगड़ते थे, प्लास्टिक स्केल को, वो भी घर्षण था। और हमारा जो दार्शनिक जो थेल्स था उसने जो विधि काम में ली थी वो भी घर्षण विधि थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी वही घर्षण विधि काम में ली थी, है ना। मतलब दो चीज़ों का आपस में रगड़ कर। तो यहाँ पर आपके पास एक ही विधि है, घर्षण विधि। क्या आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आपके समझ में आया अच्छे से? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है तो आपको क्या करना चाहिए भैया? अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है तो आपको क्या करना चाहिए? मैं कहूँ वस्तु आवेशित कैसे होती है, तो आपको एक चीज़ तो समझ में आई है कि सर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम आवेश दे नहीं सकते, वो जन्म से ही आवेश लेकर पैदा होता है, और उसकी प्रकृति आवेश की ऋणावेशित होती है। मतलब वो ऋणावेश जन्म से लेकर पैदा होता है इलेक्ट्रॉन। क्या ये वाली चीज़ समझ में आई? ऐसा है प्रोटॉन के साथ होता है। अगर हम किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वस्तु कैसी हो जाती है? तो वस्तु हो जाती है आपकी धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन अगर डाल देते हैं तो वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। अब ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई। अब कुछ सवाल आपके दिमाग में और होंगे। अगर आपने किताब पढ़ी है या फिर किसी अन्य गाइड में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है तो एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आएगा, और वो सवाल ये है कि जब हमने वो छोटा सा एक प्रयोग देखा था ना बेंजामिन फ्रैंकलिन का, तो उसमें कांच की छड़ थी और एक कौन थी? एक थी आपके ऊन का कपड़ा। एक तो अबुनस की छड़ थी, उसको काम में नहीं लेना, ऊन का कपड़ा। तो आपने एक चीज़ इसमें ध्यान से देखी होगी, ये वाली अगर आपने ध्यान से देखा तो इसको जो कांच की जो छड़ है उस पर जब ये प्रयोग मैंने आपको समझाया था ना, उस पर धनावेश लिखा था, आपको याद हो तो। मतलब जब कांच की छड़ को ऊन के कपड़े से रगड़ा जाता है ना, तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और ऊन का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम ये कैसे पता करें कि कौन सी वस्तु धनावेशित होगी, कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी, या ये हम कैसे समझाएं? ये हम कैसे समझा सकते हैं कि कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी? पहली बात तो ये है ना, क्या मैं कांच की छड़ को ऋणावेश भी दे सकता हूँ क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। पहली बात तो ये कि कांच की छड़ को क्या ऋणावेशित और ये आपके धनावेशित तो ही, क्या इसको ऋणावेशित भी किया जा सकता है? दूसरी बात, जब हम दो चीज़ों को घर्षण करवाएं तब कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी, ये हम कैसे पता करें? तो इसमें भैया कार्य होता है कार्यफलन का। किसका कार्य होता है? कार्यफलन का। देखो कैसे कार्यफलन क्या चीज़ है यहाँ पे, हालांकि ये हमारे आता तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले में प्रकाश विद्युत प्रभाव में, लेकिन यहाँ भी काम का ही है ना। इसको वर्क फंक्शन कहते हैं, इसको फाई या डब्लू वगैरह से आपके बताया जाता है। यहाँ आपके केवल समझने के काम में आएगा, ज़्यादा काम का नहीं है ना। तो देखो ये आपका नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ, इस जैसे बहुत सारे परमाणु हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है? इस इलेक्ट्रॉन को आपको इसकी कक्षा से नहीं, इस धातु से ही बाहर निकालना है। मान लो जैसे ये मैग्नीशियम का ब्लॉक है आपके पास, या मान लो सोडियम का, मैग्नीशियम का, आपकी मर्जी है। ये आपके पास मैग्नीशियम का ब्लॉक है और ये परमाणु इस ब्लॉक का है, तो यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु की कक्षा से नहीं, इस कक्षा से बाहर नहीं निकालना है, इसको इस धातु से ही बाहर निकालना है। इस धातु से इसको बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए वही एनर्जी क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है भैया। क्या कहलाती है?
कार्यफलन। जैसे मान लो इसको आपको बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए आपके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको आगे बताऊंगा सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह क्या है ना, अभी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। इस इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है और बाहर निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। इसका ये कार्य का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये कार्य लिखा है मैंने, कार्य या ऊर्जा कह सकते हो आप। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, आपने इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी। क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है क्या? ये इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं आएगा, इसको आप बाहर निकाल नहीं सकते। अगर आपने बराबर 3 दे दी तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी देते ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी तो 3 में तो जस्ट बाहर आता, उसके बाद उसके पास कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती, और हो सकता है बीच में कहीं आयनों वगैरह से टकराने के कारण उसकी एनर्जी बीच में समाप्त हो जाती है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी इसके अंदर, आपने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी दे दी भैया। तो अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी दे देते हो ना, तो क्या होगा फिर, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये बाहर आने में यूज करेगा, और जो बाकी जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची उसका यूज ये क्या, ये कहाँ पर करेगा, ये एनर्जी इसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा के अंदर। तो सोचो इसको बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए इसको, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसका कार्यफलन कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, कार्यफलन। कि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी धातु की सतह से या उस वस्तु में से बाहर निकालना है, तो उसको मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। क्या ये वाली चीज़ समझ में आई? अब सोचो एक चीज़, कांच का और ऊन का कपड़ा है, एक तो कांच की छड़ है और एक ऊन का कपड़ा है। मैं आपसे कहूं कांच की छड़ और ऊन का कपड़ा, अगर मैं दोनों वस्तुओं का आपस में घर्षण करवाऊं, आपस में दोनों वस्तुओं को घर्षण करवाऊं, तो कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी ऋणावेशित होगी, इसका आप जवाब क्या दोगे? अब तो सीधा सा जवाब है कि सर जिसका कार्यफलन कम होगा वो तो हमेशा धनावेशित होगी, जिसका कार्यफलन ज़्यादा होगा वो क्या होगी, ऋणावेशित। कैसे होगी कि अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे मान लो कांच की छड़ का कार्यफलन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका जो कार्यफलन है वो है आपके 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कार्यफलन तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ मुझे किसके परमाणु में से या किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसमें से निकालना आसान है या इसमें से? जाहिर सी बात है कांच के टुकड़े से या कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो क्या इसको बाहर निकालना आसान है? इसको बाहर निकालना आसान नहीं है। अब आपने 2 वस्तुओं को घर्षण करवाया आपस में और एनर्जी उत्पन्न हुई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोचो क्या होगा, ये वाला तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने में सक्षम है लेकिन ये वाला सक्षम नहीं है। तो इस एनर्जी को ये वाला इलेक्ट्रॉन पाकर इस कांच की छड़ में से ऊन के कपड़े में चला जाएगा। तो जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों की कमी तो ये धनावेशित, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो ये ऋणावेशित। ये वाली चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? मतलब अगर 2 वस्तुओं को हमेशा आप घर्षण यानी आपस में अगर आप 2 वस्तुओं को घर्षण करवाते हो तो कौन सी वस्तु धनावेशित कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी? इस सवाल का जवाब मिला कि जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा वो धनावेशित होगी, जिसका ज़्यादा होगा वो ऋणावेशित। क्योंकि कार्यफलन कम होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है और कम ऊर्जा पर ही उस वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे वस्तु में चला जाएगा। तो जिसमें से निकलेगा वो तो धनावेशित और जिसमें जाएगा वो ऋणावेशित। ये कहानी इसकी यहीं ख़त्म होती। अब एक चीज़ बताओ मुझे, कांच के लिए क्या कांच की छड़ ये धनावेशित हुई? मेरे पास एक और जैसे कोई कपड़ा है, रेशम का कपड़ा है मान लो, या बिल्ली की खाल है मान लो, बिल्ली की खाल है, रेशम का कपड़ा है ना, बिल्ली की खाल लेकर आ गया मैं कहीं से, क्या इन दोनों को जब मैं घर्षण करवाऊंगा तो भी क्या कांच की छड़ हमेशा धनावेशित होगी? क्या ये चीज़ ज़रूरी है क्या? ये बताओ मुझे। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हम इसको घर्षण किससे करवा रहे हैं। अगर बिल्ली की खाल मतलब जो बिल्ली की जो खाल है उसके लिए अगर कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ तो क्या होगा फिर? तब तो कांच का तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बजाय या अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होगी ना तो भी ऐसा ही होगा, इसका कार्यफलन कम और इसका कार्यफलन ज़्यादा, तो दोनों को आपस में घर्षण करवाओगे
तो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान नहीं है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें चले जाएंगे। तो जिसमें जाएंगे वो तो ऋणावेशित और ये धनावेशित। क्या ये वाली चीज़ समझ में आई? मतलब इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को आवेशित किया जा सकता है और हर एक वस्तु को दोनों प्रकार का आवेश दिया जा सकता है, धनावेश भी दिया जा सकता है और ऋणावेश भी दिया जा सकता है। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमने उसको किसके साथ में घर्षण करवाया। क्या ये वाली चीज़ समझ में आई ना अच्छे से? तो अगर हमें किसी वस्तु को धनावेशित करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और उसको ऋणावेशित करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। तो ये था भाई आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इसके जितने भी मेन जो पॉइंट थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब कुछ अगर एक आध बचे हैं तो हम कल के क्लास के अंदर वो अटेंड कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा और बाकी की छोटी मोटी चीज़ें आपको और कॉपी के अंदर लिखवा दूंगा मैं ना। एक बार ये थोड़ा टॉपिक कवर हो जाए उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ना। धन्यवाद।